ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम वेट बाय वेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन किया, ठीक है। नाउ अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, सपोज एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो जस्ट टेल मी कितना एएमयू कार्बन है? 14 टोटल कितना है? 100 100। तो कैल्शियम कितना परसेंट हुआ मॉलिक्यूल का? 40%। 40%। 40% हुआ, करेक्ट? 40%। अच्छा चलो ठीक है। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, देन यू आर सेइंग कैल्शियम इज 40%, राइट? राइट। यस अगर मैंने सपोज करो एक मोल लिया, तो कैल्शियम कितना परसेंट होगा? सर तो भी 40% ही होगा ना। 40% ही होगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में ना कैल्शियम 40% है, ठीक है। अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए तो कैल्शियम कितना परसेंट होगा 2 मॉलिक्यूल के अंदर? 80 सर 40% ही होगा। 40% ही होगा। सुनो नहीं सर, 40% है। वीडियो इज लैगिंग? No, sir. नो सर। No. Okay, fine. Okay, fine. Okay. बहुत इंथू है तुम्हारे अंदर। लिसन, एक मॉलिक्यूल 40%, राइट? तो 100 में 40 ग्राम 40%, 200 में 80 ग्राम कितना परसेंट हुआ? 40 40%। अच्छा 3 मॉलिक्यूल लिया तो कितना परसेंट हुआ? 40 तो भी 40%। अच्छा चलो मान लिया, अंडरस्टूड। अगर सपोज करो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, एक मोल लिया तो 40 सेम 40%. नहीं सर, अगर नहीं होगा। वो suppose करो- नंबर सर, वो वेट है ना। हाँ अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और वो हाँ कैल्शियम का 40% उसका वेट है। तो हाँ 40% नहीं होगा, जितने कैल्शियम एटम्स है उतने होगा परसेंटेज। वही ना, तो टोटल 40% रहेगा ना, बिकॉज CO3 भी तो बढ़ ही रहा है ना, उतना ही रहेगा, तो 40% ही। यस सर। हाँ तो अच्छा पर मेरी उसका बात वेट सुनो। है, वो नंबर नहीं है ना। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। मेरा कुछ मतलब है इसको बोलने का, बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो तुम कह रहे हो चाहे जितना मर्जी कैल्शियम कार्बोनेट लूं, तो कैल्शियम उसका 40% ही होगा, एग्रीड? Yes, sir. अच्छा अगर मैंने 1 किलो लिया तो उसके अंदर भी 40% कैल्शियम होगा, राइट? यस चलो Yes. पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है, डन। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, वेरी गुड। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइन, आई एम फाइन विद इट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है चाहे एक मॉलिक्यूल लूं चाहे एक मोल लूं, वेट परसेंट हमेशा सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है, करेक्ट? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, I have to do empirical formula. We have to just deal with the empirical formula. And molecular formula. Right? So we have to deal with empirical formula and molecular formula. पहले समझ लो empirical formula मतलब क्या होता है। Smallest whole number ratio of atoms in an element in a compound. Okay, now listen, पहले समझो। करेक्ट 100% करेक्ट, ठीक है। सुनो ध्यान से, सपोज करो मेरे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH। नाउ इट इज नथिंग बट एन एसिटिक एसिड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्माल्डिहाइड लिया, HCHO इज फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। और मैंने ग्लूकोज लिया, दैट इज C6H12O6, गेटिंग इट? अब मैंने क्या किया, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
CH कितने कार्बन है CH3CH में? 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो H4 हो गया, 2 ऑक्सीजन है O2 हो गया। 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, डन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बताता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इट गिव यू द एग्जैक्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन बोलोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलोगे बेटा। रिप्रेजेंटेशन अलग चीज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग चीज होती है, बात समझ में आई? ओके। हाँ ये मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? द मिनिमम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है यार, एक बात बताओ, 2 4 2 ये रेशियो है, 2 4 2, तो उसका मिनिमम रेशियो कितना होगा? अगर 2 कार्बन है, 1 to 1. 1 to 1. 1:2:1, करेक्ट? 1 to 1. हाँ. वेरी गुड। इसमें क्या रेशियो होगा? 1 to 1. 1:2:1। इसमें क्या रेशियो होगा? 1:1. 1 is to 1. इनका जो sorry. अच्छा इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, the empirical formula which we will get over here will be CH2O, either be CH2O, either be CH2O. Now this formula, they have all of them have same empirical formula but different molecular formula. So what do you mean by empirical formula? It is nothing but the simplest ratio of the atoms of different elements which is forming a particular molecule. You understood that? It is the simplest ratio representation. Empirical formula. Molecular formula, exact number of atom representation. Everyone got that? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Very good. So sir. what is the? Shall I Yes, rub sir. this part? Shall I rub this part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All of you have written that, right? Yes, sir. So I'm just rubbing this off now. Okay. Okay. Now, what is the definition of empirical formula? Empirical formula represents the smallest ratio of the atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Understood that? So it represents the smallest ratio of all the atoms of different elements which are combining together to form a particular ratio, a particular molecule. You understood this? So the empirical formula of C12H22O11, that is sucrose. Will be same only, right? One second, I'll do one thing. I'll make it glucose only. C6H12O6, so I'll get CH2O. So this is the smallest ratio of the atoms of different elements which are combining together to form a particular molecule. That is the thing which we have written over there. Agreed? Yes, sir. Very good. Sir. Shall I rub this now? Yes, Shall I sir. rub this now? Shall I rub this now? Yes, sir. No, sir. Now understand what is molecular formula. The It is actual ratio.
of Not ratio. There's not be ratio then. Is actual number Sir, number of variables. atoms. Number of atoms. exactly actual number of atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Now listen, we have done formaldehyde, we have done acetic acid, and we have done glucose. Now understand that this is the molecular formula. This is the empirical formula. What is the empirical formula? CH2O, CH2O, and CH2O. There is a ratio that is N of molecular formula divided by empirical formula. That is molecular mass divided by empirical mass. It will tell you how much heavier a particular molecule is as compared to empirical formula. Tell me, empirical mass and molecular mass, are they same or they are different? Same. So what is the ratio? What is the molecular mass to 1:1. empirical mass? 1:1. 1 I'll get, right? Now tell me, this is the molecular formula, this is the empirical formula. This is I have some molecular mass cell, I will have some empirical mass cell. What is the ratio of molecular 2:1. mass and empirical mass? 2:1. 2, right? And what is the ratio here? 2. Huh? What? Yeah, 3, yeah. 3. What? 6. 6. 6. This is 6 times heavier than this, right? So what is the ratio? 6:1. Understood? Yes. Understood? हाँ. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. तो एक बात बताओ, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड. अब मेरी बात सुनो. I'll just rub this mask. Let's rub this thing, right? Just a minute. Sir, 1 minute. Fine. हाँ, write down. तो वहाँ पर 6 कैसा है? क्या? अच्छा एक बात बताओ, ग्लूकोज और उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर इसका मास निकालूंगा तो 6 into 12 आएगा, 12 into 2, 12 into 1 आएगा, 6 into 16 आएगा. इसके अंदर कितना मास आएगा? 12 into 1, 2 into 1 and 16 into 1. तो दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? मास का रेशियो 6 होगा ना, इसलिए इसका रेशियो 6 आया. अंडरस्टूड? Yes, sir. जो इनका वैल्यू है वो 6 आया. हाँ, so shall I rub this now? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now what I'm doing right now here is सर तो मास निकालने के लिए दोनों को डिवाइड किया था ना? हाँ, नहीं डिवाइड इसलिए किया था ताकि मुझे पता लग सके कि जो मेरा मॉलिक्यूलर मास है ना वो एम्पेरिकल मास से कितना भारी है. तो अगर मेरे पास सपोज करो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, तो अगर मैं उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. बेटा EM मतलब मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, और EM मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास. MM मतलब मॉलिक्यूलर मास और EM मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला मास, तो एम्पेरिकल मास. ठीक है, तो दैट इज MM by EM. चलो अब मेरी बात सुनो, कुछ डाउट है मेरे को. VD मतलब
What is it? VD. Vapor density. अरे यार, हाँ बात तो एक ही है ना, molecular formula by 2 is vapor density. Later on we'll discuss that, not now. ठीक है. One second. Can you please write a little bigger? I'll write bigger now, very bigger. Listen, right? Now listen, everyone. I have one question. Suppose करो, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लूं, ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूलर ग्लूकोज का। एक बात बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो कितने एटम है कार्बन के अंदर? सॉरी, ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम है? 6, कितने एटम हाइड्रोजन के? 12, और कितना एटम ऑक्सीजन के? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ही एम्पिरिकल फॉर्मूला देगा? Yes, sir. वेरी गुड, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी चीज, अगर एक मॉलिक्यूल में 6, 12, 6 है, तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है, तो एक मोल ग्लूकोज के अंदर कितने मोल कार्बन होंगे? 6, 6, 6 मोल होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? 12, 12, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 6, 6। जो रेशियो नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में देगा, वही रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम एक मोल में देंगे। बात समझ में आई? जो नंबर ऑफ एटम का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, दोनों चीजें सेम ही होती है। तो एक मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल you have ratio 1:2:1. That is the ratio of atoms. In 1 mole, I have a ratio 6:12:6. That is 1:2:6. So number of moles का ratio and number of atoms का ratio, दोनों ratio same रहते हैं, हाँ कि ना? yes sir, Yes, sir. अच्छा हाँ, चलो ठीक है। मतलब अगर मेरी बात सुनो, एक, हाँ वेरी गुड, अगर ठीक है सुनो, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तुम लोगों को क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है। एग्रीड? वेट का रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं देता। किसका रेशियो देता है एम्पेरिकल फॉर्मूला? number of atoms, और number of Number moles, of items. नंबर ऑफ मोल्स, राइट? चलो, नाइस। चलो, नाउ लिसन। Heading is determination of empirical formula and molecular formula. Right? Now understand that a question है, they've given you a question, right? A molecule is made up of 3 atoms, namely 3 types of atoms, namely A, B and C, right? Atomic weight of A is given to you as, let's say 20. Atomic weight of B is given to you as, let's say 15. Atomic weight of C is given to you as 25. ठीक है? Percentage composition
of A, B, and C is 20%, 30%, and rest is C, that is 50%. Getting it? If the molecular mass of that molecule is 500 grams, calculate empirical formula and molecular formula. Understood? So this is the question. Just copy this question and then we'll tell you and we'll study how to solve this question, right? First you copy this. So percentage composition number of moles से भी निकल सकता है ना? Atom the percentage composition दे रखा और कुछ specify नहीं किया हो तो weight percentage दे रखी है, ठीक है? सर ए का वेट 20 है ना? हाँ, ए का atomic mass 20 है. So but percentage composition number of moles से नहीं निकल सकता? परसेंटेज कंपोजिशन नंबर ऑफ मोल्स से कैसे निकलेगा बेटा? उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके मास निकालना पड़ेगा ना. ओके. हाँ, तो ये, हाँ बेटा बोलो ना. हर्ष, क्या हुआ? हर्ष, you raised your hand, right? तो shall I rub this? एक सेकेंड सर. हाँ, अच्छा पहले लिख लो, है ना? जस्ट मिनट. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज वेट परसेंटेज, राइट? तो अभी थोड़ा बहुत जो हमने समझा है ना, वील अप्लाई दैट ओनली है, ठीक है? डन सर. डन, वेरी गुड. हो गया सर. हाँ बेटा, नाइस. मेरी बात सुनो. सर एक मिनट प्लीज. हाँ, लिखो पहले लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं. सर हो गया. वेरी गुड. नाउ लिसन. सर इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कर सकते हैं ना? बेटा देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है इन चीजों को. पहले ना थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं उसको, समझो चीजों को. सी, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मूला पुटिंग एंड कैलकुलेटिंग द आंसर. आई विल जस्ट बी पर्टिकुलर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे तुम्हारा दिमाग चले, ठीक है? नाउ लिसन, एक चीज समझो. अभी हमने किया कि यार तुम नहीं बताया था मेरे को, मैंने नहीं. यू पीपल टोल्ड कि सर आप जितना मर्जी अमाउंट ले लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दैट इज वेट परसेंटेज किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हर एक कंपाउंड में सेम रहेगा. हर एक सैंपल में सेम रहेगा. सही कि गलत? सही सर. यस सर. तुमने यही बोला था, चाहे आप 100 ग्राम लो, चाहे आप 200 ग्राम लो, चाहे आप 2 मोल लो, चाहे 50 मोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंड द वेट परसेंटेज विल ऑलवेज रिमेन सेम. दैट्स व्हाट यू हैव टोल्ड मी, राइट? नाउ लिसन, दूसरी चीज, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कर रहे थे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर रहे थे, यू पीपल ओनली टोल्ड मी कि सर इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नॉट मास. तुमने बोला था. एग्री? अरे हाँ या ना, यही बोला यस था. सर. तो दोनों Yes, sir. स्टेटमेंट तुम लोगों ने मुझे कंफर्म करी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी ना, अगर ए बोला है 20%, बी बोला है 30% और सी बोला है 50%, तो आई विल डू वन थिंग.
मैंने ए बी और सी ले लिया, राइट? सो आई हैव टेकन ए देन बी एंड देन सी, राइट? तो अब मुझे बताओ इसका वेट परसेंट दे रखा है 20, 30 एंड 50। तो मान लूं कि टोटल मास 100 ग्राम है, क्योंकि जो वेट परसेंट किसी भी अमाउंट में सेम ही रहेगा ना, चाहे तुम x ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 200 ग्राम लो, तो वेट परसेंटेज तो सेम ही है ना। तो अगर मैं मान लूं कि टोटल वेट 100 ग्राम है, तो ए का वेट कितना ग्राम होगा? 20 grams. 20 ग्राम। जितना परसेंटेज होगा उतना ही वेट आ जाएगा, राइट? तो बी का वेट कितना होगा? 30 grams. 30 30 ग्राम ग्राम होगा। 30% ऑफ 100 ग्राम इज 30, और इसका 50 ग्राम 50 grams. 50 grams. Now understand that I got the weights of A, B, and C. So this is the weight. Now empirical formula is not the ratio of weight; it's the ratio of moles. Average weight. Moles. so number of moles is equal to weight by atomic weight. आती ना? But इनका sample size तो 500 grams है ना? अरे बेटा मैंने थोड़ा तो लेकिन फर्क नहीं रेशियो पड़ेगा। निकाल रहा हूँ। वन सेकेंड। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला ले रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ले रहा हूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 100 ग्राम में होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 500 ग्राम में होगा कि डिफरेंट होगा? Same होगा. 500 ग्राम में वही होगा। सेम होगा ना। तो मैं 100 ग्राम से कर लेता हूँ ना, क्यों अपना लाइफ थोड़ा सा टेंशन में डालू, राइट? Yes sir. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वेट बाय एटॉमिक वेट। So what is the number of moles of A you will get over here? What is the atomic mass of A? 20 20 grams. What is the atomic weight of B? C. 15 Agreed, no? Agreed, right? So yes. just tell me, how many moles of A will be there? 1 mole Weight One. by atomic weight, 1. How many moles of B will be there? 2. 2 moles of B will be there. How many moles of C will be there? 2. Acha, so what is the ratio of their number of moles? 1 is 1 is to 2. 1 is to 2 is to 2. Very good. So A, B, C, you got a ratio of 1 is to 2 is to 2. So shall I say that the empirical formula will be AB2C2? Yes sir. yes. हाँ sir. Understood? Yes sir. yes. अगर ये empirical formula है, suppose ये empirical formula है, तो empirical mass कितना होगा? तो A का मास कितना है? 20. 20. कितने B है इधर? 2. B का कितना है? 15. कितने C है इधर? 25. 2. तो कितना आ 25. जाएगा? टोटल कितना होगा? तो 100. तो तुम्हारे पास 80. एम्पेरिकल मास कितना आया? अरे बाबा, एम्पेरिकल मास कितना आया? 100 grams. दिस इज एम्पेरिकल मास। Sir, 100 ग्राम। A5 मॉलिक्यूलर मास C10 कितना? C10. हाँ बेटा, वेरी गुड। एन निकालना, द रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा पूरे मॉलिक्यूल का? 500 grams. 500. और एम्पेरिकल मास कितना निकाला हम लोगों ने? 100 grams. 100. 100 ग्राम। तो कितना टाइम्स मेरा मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है? 5 times. 5 8 times. times 5 times अगर ये 5 टाइम्स बड़ा है, सपोज ये 5 टाइम्स बड़ा है, तो ये तो ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे कितना टाइम्स बड़ा हुआ? 5 times. 5 क्या लिखूं? A 5, 5. 5 B 10 10. 10. N, C 10 10. So this is nothing but you have your molecular formula. You understood how to calculate empirical formula and molecular formula? पहले weight ले लो, फिर number of moles का ratio ले लो, वो तुम्हारा empirical mass आ जाएगा, empirical formula आ जाएगा, and then you will calculate molecular formula, right? yes sir. Very good. Shall I rub this now? Sir, wait a minute. Just write this down, Yeah. write this algo and understand that कि किस तरीके से approach करना है. First you understood that, no? Biological thought process, उसके बाद we'll move ahead. ठीक है?
लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन है, मतलब सुनो उस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन है, an organic compound has 64.5% carbon, 5.5% hydrogen, and rest is oxygen. Getting it? If the molecular formula one second. So that is 5.555. 5.5% beta, and rest is oxygen. 30%, sir. Rest is oxygen. That will be like 29 point some percent. 29.1% will be there. Nice, No? sir. 30% exactly. 30% oxygen. Okay, one second. I have made a mistake here. This is 65.4. ठीक है, now करो. 16, 5, 55. हाँ, molecular formula, molecular mass is 110. Okay? Calculate empirical formula and molecular formula. Calculate empirical formula and molecular formula. Do it fast. I want the ratio, minimum ratio. And you can do it. I have a lot of confidence in you guys. जिस तरीके का energy level carry करते हो ना, कर लोगे. Everyone start doing it fast.
डन? Yes, sir. क्या है आंसर? So, empirical formula is C3H3O2 and molecular formula is One C6. second. Is it like O2 or it is like O? Just asking. Or sir, O. Very good. And molecular formula? Double तो उसका C. Double. Correct. How many of you got the same answer, beta? In the process of doing it. सब प्रोसेस फिर से बताओ। चलो ठीक है, पहले एक काम करो, वेट निकाल लो, वेट के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो। ठीक है, अब सुनो एवरीवन, कॉन्सेंट्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहले तो मुझे परसेंटेज बताओ कितना है कार्बन का। So कार्बन का 65.4 है। एक मिनट, कार्बन का क्या 65.4 ही है, 5.5 है। एंड ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 29.1। 29.1। एग्री। Yes, एक बार sir. बताओ, अगर मैंने पूरा सैंपल 100 ग्राम लिया तो कितना मास आएगा? So 5.405। एग्री। Yes, sir. इतना ही ग्राम आएगा ना, जितना परसेंटेज है उतना ही ग्राम आएगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता है? दिस वेट बाय एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो 65.4 डिवाइड बाय 12। 5.405। 5.5 by 1 and oxygen is 29.1 divided by 16. 60। So कार्बन का 5.405। देखते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 16 divided by this thing, so I'll be getting 1.8, correct? Yes, sir. I'll get 1.8। इसको डिवाइड किया तो 5.5 और इसको डिवाइड किया तो I'll get 5.45। 5.4। तो just tell me, जो सबसे छोटा नंबर आया ना, सबसे छोटा नंबर, उसको डिवाइड कर दो सबसे। तो अगर मेरे पास Yes, sir. 1.8 सबसे छोटा नंबर आया ना, तो मैं काम करता हूँ, सबको 1.8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड बाय 1.8 डिवाइड बाय 1.8 डिवाइड बाय 1.8, ताकि मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। तो 1.8 से 1.8 तो 1 आया। 1.8 इंटू 3 इज 5.4। 5.4 तो अप्रोक्सीमेटली 3 आया, अप्रोक्सीमेटली 3 आया। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. गेटिंग अ पॉइंट। अगर रेशियो 3:3:1 आया तो जो मॉलिक्यूल क्या हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, 55। ऑक्सीजन 1। Okay. Now we got this thing till now, C3H3O। ठीक है, अब मुझे एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है। 12 into 3 36 plus 3 plus 16, so I will be getting 55। So molecular formula is double to that of empirical mass, so molecular mass is double to that of empirical mass। Mute yourself, it's so chaos in the surrounding। ठीक है, so molecular mass is 110, empirical mass is 55,
So shall I say that the molecular formula is double to that of empirical formula? So what I'll get the molecular formula as C6H6O2. O2. Understood? Yes, sir. ए तुम में से लोग यहाँ पे फंसे ना इस जगह? Yes, sir. Yes, Yes, हाँ, sir. sir, यहाँ पर वहीं फंसे। पे। मैं Sir, ये समझा नहीं क्या 1.8 करना divided है। सब 1.8 से क्यों किया? बेटा क्योंकि 1.8 छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। रेशियो अगर लेने 1.8 के से लिए। डिवाइड, हाँ अगर 1.8 सबसे छोटा नंबर है ना, तो मैंने अगर उसको डिवाइड किया सबसे, तो मेरे को सबसे छोटा इंटीजर रेशियो मिलेगा। सर ये 10th में किया हुआ है सर। पता है मुझे तुमने किया हुआ है। Yes, मेरा sir, वही पे सब- रॉन्ग आया सर। हाँ समझ गया, आई नो दैट, मुझे पता था यहाँ पे ही फंसोगे। हम आप ही की यहाँ तक तो किया, उसके बाद यहाँ पे फंसोगे तो जेन्युइन है, कोई बड़ी बात नहीं। बस एक स्टेप और था, काम खत्म था। चलो डन। Yes, sir. Yes, sir. सर अब दिस नाउ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Great, great, great. Now listen. Just mute that thing off. Mute all. Done. Finish. Okay. There's one question. देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मेरे पास ना M3N है, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है। सो आई हैव अ मॉलिक्यूल, is a molecule where M is metal and its percentage composition is 60%. Determine M. वो कह रहा है M ढूंढो। Getting it? हाँ, तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसको अच्छी तरह। M3N। N क्या है? N क्या है? Nitrogen. नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। अच्छा एक बात बताओ, मेटल का परसेंटेज कितना दे रखा है? 60%. 60%। तो अगर 100 ग्राम लूं तो ये 60 ग्राम होगा, और ये कितना ग्राम होगा? 40. 40 ग्राम। 30 ग्राम. अच्छा चलो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बात सुनो, मुझे ना एक चीज पता है, चाहे मैं एक मॉलिक्यूल लूं, चाहे 100 ग्राम लूं, चाहे कुछ भी लूं, और मास रेशियो यही रहेगा, राइट? तो एक काम करें, लेट मास ऑफ M इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या माना? एटॉमिक मास ऑफ M क्या माना मैंने? X. एक्स। तो एक बात बताओ, पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? X plus 1. X3. 3x Plus 14. plus 14. Agree? Yes, sir. Please Yes, mute sir. yourself. After answering, no, just mute yourself. Just make it a 20. habit. X is 20. हाँ. No. Just wait. No, just wait. So the thing is, what he is told that जो mass है ना M का, वो 60% है. So what is the mass of total metal inside this molecule? Just tell me. What is the mass of M? 60 gram. ना इस मॉलिक्यूल के अंदर, जब तुमने पूरे मॉलिक्यूल का मास लिया, तो उसके अंदर मेटल का मास कितना है? 3x. 3x। तो मेटल का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 100. 3x plus 4. 100. 14. Sir, Very good, LI है क्या? 3x हाँ. plus 14, right? Into Yes, sir. कितना? 100 into 100%. 100. Should be equal to 60. it should be equal to 60. 60. Agree? ये एक तरीका है। इससे क्या हुआ? ये गया 3 से 2 गया, ये आया 5, तो आया 5x is equal to 3x plus 14. So 2x is equal to 14, x comes out to be 7.
तो मास कितना आया मेटल का? 20 मेटल का। अच्छा मैं ना मुझे ना ये वाला तरीका ना समझ में कम आता है, मतलब फील नहीं आती है, ठीक है। मैं अलग तरीके से करता हूँ। सपोज करो एक कंपाउंड लिया, उसके अंदर मास कितना है इसका? 60%, 60% Yes, है, sir. और इसका मास कितना है? 40 grams. हाँ, तो अगर एक बार 40. बताओ मेटल का मास कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर? 3 into 60. 3x। क्या बोलूंगा? 3x मेटल का मास कितना है? 3x। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14. 14. तो shall I say that 3x मेटल का मास, जो 14 के मास नाइट्रोजन से, मेटल का मास 60 है, नाइट्रोजन का मास 40 है। एग्रीड? Yes, sir. जो रेशियो है दोनों के मास का 60 to 40 है, राइट? तो यहाँ से ये गया, ये आया 2, 2 से ये गया, 2 बचा, आया x इज इक्वल टू 14/2। कितना आया? X equals 7. 14/2. गेटिंग अ पॉइंट? अरे यार जो एक मास बार का रेशियो है repeat वही मास करोगे? का रेशियो जरा। हाँ मैं करता हूँ ना बेटा। मैंने कहा कि आई विल डू लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है? कैसे? तो सेकंड वाला मुझे मेथड पता बता है, वो वाला। वही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेटल का मास डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास। अगर पूरा मॉलिक्यूल लूं तो वो कह रहा है 60% मेटल का मास है, 40% नाइट्रोजन का मास है। तो मेटल का मास बाय नाइट्रोजन का मास इज 60 to 40, करेक्ट? यस सर। हाँ ना? वेरी गुड। तो मेटल का मास कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर बताओ? 3x। और नाइट्रोजन का कितना है? 14। तो उसका रेशियो कितना है? 60/40। ये आया 20, 20 से ये गया 2, तो x आया 14/2, दैट इज 7। सही है? यस सर। बात समझ में? तो एक्चुअली आई प्रेफर दिस मेथड, दिस इज मच बेटर देन दिस, आई फील यस सो। सर, सेकंड वन इज गुड। सिंपलर है वो सर। हाँ सिंपलर है। अगर मास 7 आया तो कौन सा एलिमेंट हुआ? Lithium. हाँ, I know that second method is simple. Understood? Understood? Yes, sir. Very good. Now shall I rub this? यस रुको सर। सर 1 मिनट। अच्छा, हाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं। Just mute yourself. Lot of disturbances there. Yeah. And after answering, no, better mute yourself. ठीक है? Because the decorum will be nice. Other people will also understand the things properly. Mute Done, yourself, sir. beta. Fine. Just mute. After Yeah. replying, just mute. Yeah. सर रुको 1 मिनट। Okay. Done? Yes. यस Very सर। good. हाँ चलो, we'll move ahead ना। हाँ यार एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड का या फिर पोटेशियम, सर सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NaCl2. सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl। NaCl. NaCl, वेरी गुड। तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ना एक काम करो, कुछ चीजें समझ लो ढंग से, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन होता है? कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिनका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होता है। एग्रीड? यस सर। तो मुझे ना
मॉलिक्यूल का डेफिनेशन चाहिए। अब तुम लोग थोड़ा समझना है इस चीज को। whenever I am saying a molecule, ध्यान से सुनना, molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल का सबसे बड़ी चीज ये होती है, राइट, एटम्स ऑफ सेम, म्यूट योरसेल्फ बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट, या atoms of same or different elements combine together to form a molecule. And the most important aspect of a molecule is, the most important aspect is the molecule has an independent entity, मतलब उसका इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होता है। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि अगर मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ना दो ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्ड बना के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब मैं बोलूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। जब भी मैं ऑक्सीजन बोलूंगा ना, इट मींस O2। अगर सपोज करो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, तो उसके अंदर एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है इस टाइप से। तो अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो मैं बोलूंगा कि यार ये भी ना एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इट हैज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही जिस तरीके से लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला H2O, उसमें भी एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन के साथ मिलके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैंने बोला P4 और मैंने बोला H8, H8 का मतलब होता है 8 सल्फर एक क्राउन शेप में बंध के एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट बना रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना रहे हैं, और इस पर्टिकुलर यूनिट को एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो जब भी मैं एक मॉलिक्यूल बोलूंगा ना, उसका एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। बात समझ में आई? ये इंडिपेंडेंट Yes, यूनिट है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट, तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एग्री? yes, sir. Yes. करेक्ट। अब एक काम करो, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक काम करो, सुनो दूसरी चीज। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन आयोनिक मॉलिक्यूल। देखो यार, ये सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है। So they are covalent molecules, ठीक है। Now shall I rub this part? Very Yes, important sir. right now. थोड़ा समझना इस चीज को। हाँ, हटाओ ना इसको। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Very good. Now listen. अब मैं ना आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट आयोनिक कंपाउंड, अगर मैंने आयोनिक कंपाउंड की बात करी, एंड आई टेक एन आयोनिक कंपाउंड NaCl, मुझे पता है NaCl के अंदर एक Na पॉजिटिव कैटायन होता है और Cl माइनस आयन होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. correct. अगर मैं इनका Yes, sir. अरेंजमेंट Yes. देखो ना, अगर मैं इनका अरेंजमेंट देखूं ना, आयोनिक स्ट्रक्चर के अंदर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, या ग्रेट, अभी मैं इनका स्ट्रक्चर देखूं तो आई विल बी हैविंग लाइक दिस, एक Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Giant Cl ionic माइनस है, lattice. Na प्लस है, Cl माइनस Na प्लस है, Cl माइनस Na प्लस है। अगर मैं इस पर्टिकुलर आयोनिक स्ट्रक्चर और क्रिस्टल को स्टडी करूं, हर एक आयोनिक कंपाउंड ऐसे ही करता है। तो चक्कर क्या है
आयोनिक कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसमें ना एक कैटआयन के चारों तरफ एनियंस होते हैं। तो कैटआयन इज सराउंडेड बाय एनियंस फ्रॉम ऑल द साइड, और एनियन भी ना सारे कैटआयन से सराउंड होता है हर एक साइड से। तो ईच एनियन इज सराउंडेड बाय कैटआयन फ्रॉम ऑल द साइड, ईच कैटआयन इज सराउंडेड बाय एनियंस फ्रॉम ऑल द साइड। तो दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज आयोनिक लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक Giant ionic lattice. ionic lattice. Giant is the what prefix for it, right? सर लैटिस तो सुनेंगे सर? LATTIC lattice. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। Sir, please. हाँ, क्या हुआ? Sir, can you repeat what you have written there? Where I have written this ionic Video lattice. lab. Ionic lattice. मैंने लिखा है आयोनिक लैटिस, और मैंने बोला इस अरेंजमेंट में कैटआयन के सारी तरफ एनियंस होते हैं और एनियन के सारी तरफ कैटआयंस होते हैं, जस्ट दैट। अब आयोनिक लैटिस का डेफिनेशन क्या है? इट इज 3-dimensional arrangement of ions in which each cation is surrounded by anion and vice versa। मतलब हर एक कैटआयन एनियन से सराउंड रहेगा, हर एक एनियन कैटआयन से सराउंड रहेगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को ना आयोनिक लैटिस बोला जाता है। इतना समझ में आया? तो एक बात बताओ, जब इतना समझ गए तुम लोग, इसके अंदर तुमको कोई इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या? नहीं सर। मतलब ये क्या है? ये कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है कि सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ आयॉन्स है, या जस्ट अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स है? क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ आयंस। Arrangement of ions. Arrangement of ions in 3-dimensional space. I don't have any discrete unit or independent unit here, right? अगर देखा जाए तो इस आयोनिक लैटिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सोडियम है और 12 ही क्लोराइड है। तो इस आयोनिक लैटिस में जो मैंने बनाया 12 सोडियम 12 क्लोराइड है। वैसे बहुत सारे होते हैं, मोल्स में होते हैं, राइट? बट स्टिल मैंने क्या किया, एक सिंपल आयोनिक लैटिस लिया, छोटा सा। तो एक बात बताओ, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? 12 and 12 है, तो क्या हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला? NaCl। पता है क्या? इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हो। और देखा जाए इसका कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर। अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टर्म इसके लिए यूज कर सकता हूँ क्या? नो सर, No, फॉर्मूला ही नहीं। पता है क्या? अच्छा सुनो, तुम गलती से यूज करते आए हो। इसको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास यूनिट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास यूनिट। मास यूनिट। हाँ, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर ना तुम्हारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तुम फॉर्मूला मास यूनिट बोलते हो। एक्चुअली इसको फॉर्मूला मास यूनिट ही बोलना चाहिए। अंडरस्टूड? तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। आई गेस यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आज के बाद क्या मॉलिक्यूल टर्म यूज करोगे क्या आयोनिक कंपाउंड के लिए? नो सर। नो सर। नहीं। तो क्या यूज करोगे इसका? अगर मैंने पूछा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, अगर मैंने बोला इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तुम्हारा जवाब क्या आना चाहिए? It has no molecular mass. It has no molecular mass, rather it has what? एम्पिरिकल मास। No. That Formula empirical mass mass. unit. Formula mass unit. Formula mass unit. Very good. Formula mass unit. Okay. Done. सर Yeah. सर ऐसे तो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें भी जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो उसको भी उसको आप मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा। ओके। डायमंड को मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, वो भी तो एक रैंडम एग्रीगेशन ऑफ एटम्स है। ओके। गेटिंग इट? उसको भी नहीं बोलूंगा मैं। मैंने बोला मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हर एक कोवैलेंट कंपाउंड, हर एक कोवैलेंट स्पीशीज मॉलिक्यूल होगा।
उल्टा पॉसिबल नहीं है। ग्रेफाइट को मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, वो भी कोवैलेंट है। डायमंड को मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, वो भी कोवैलेंट है। सिलिका को भी मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, वो भी कोवैलेंट है। ठीक है, चक्कर क्या, जहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनिट एग्जिस्ट करती है ना, उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। और हाँ, सारे मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और सारे कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। सर फिर NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? NaCl का फॉर्मूला मास होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस 23 प्लस 35.5 58.5। जो मॉलिकुलर मास होगा वही फॉर्मूला मास होगा, जो तुम आज तक मॉलिकुलर मास बोलते आए हो जिसको। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट एलिमिनेट द मॉलिकुलर टर्म्स विद एंड रिप्लेस इट विद फॉर्मूला मास। ठीक है, तो अभी हटाऊं इसको। Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. Now we'll go for some simple problems in mole concept, right? We'll start with a simple problem in mole concept, then we'll move ahead. ठीक है? Okay. Listen now. Suppose, ठीक है, okay, fine. Some basic problem of mole concept. ठीक है, now let us say एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। गेटिंग इट? इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ना, और इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर ना मेरे पास, देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, मेरे पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेजेस लिखे हुए हैं कि सारे गैस के अंदर हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ, दिस इज बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने इस रिएक्शन को स्टडी किया, सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ इस रिएक्शन को ढंग से, ठीक है, इतना बताओ ये चीज क्या है, लाइक दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, इसका मतलब व्हाट आर देयर? ना ये बहुत बड़ी गलती करते हो तुम लोग। Number of atoms. नहीं यार, ये क्या है? Stoichiometric coefficients. एग्जैक्टली, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, Molar ratio. Yeah, correct. What is it? It is not number of moles, it is not number of molecules, but it's the relationship between those number of molecules and those number of atoms. ये actual number of moles और atoms नहीं है, मतलब इसके ये एक जस्ट रिलेशन सिग्निफाई करता है। इसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे, या फिर 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे
2 मोल अमोनिया के बनेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 1 ही मोल डाल रहा हूं मैं। सपोज करो 1 मोल अगर 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तुम बताओ 5 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? 15. अंडरस्टूड? 50. इट्स जस्ट अ 15. रिलेशन। या इट्स जस्ट अ रिलेशन। अगर 1 मोल 3 के साथ कर रहा है और तुमने एक्चुअली रिएक्ट कितने मोल्स करे? 5। तो या एग्जैक्टली, तो 5 मोल्स कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? 50. 15। अच्छा 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो 5 मोल कितने मोल बनाएंगे? 10. 10. I agree. Yes, I guess every one of you understood that. What kind of this thing is signified? Like, what is the significance of these 3 things? It's just a relation, not actual number of moles. It's just a relation and not actual number of moles. Getting it? Just a relation. सर वो स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग क्या है सर? हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग क्या है सर? stoichiometry is the what coefficient, मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, उसके बीच में जो अबव नंबर होता है वो उसका स्टोइकियोमेट्री होता है। ये स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है। So it will tell you the representation of the number of molecules or number of atoms which is like reacting in a chemical reaction. तो इस पर्टिकुलर चीज को स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है, ठीक है। और ये 1, 3, 2 एग्जैक्ट नंबर विल बिकम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। ओके सर। हाँ, अब मेरे को एक बात समझो तुम इस चीज में। अब मेरे को कुछ क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। So what is stoichiometric coefficient? Is just a relationship between number of moles. Just a relation, right? Now listen. अगर सपोज करो क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, they've asked me a question in which they have told me that I have actually used okay, fine now fine, I have used 24 grams of hydrogen. How many grams? How many 24. grams? 24 grams. So they are asking that at time t is equal to 0, when the reaction started, right? I have used 24 grams of hydrogen. You have to tell me how many grams of nitrogen and how many grams of ammonia will be produced. How many grams of nitrogen will be reacting and how many grams of ammonia will be produced, and also how many number of moles of nitrogen will be reacting with how many number of moles of hydrogen to form how many number of moles of ammonia. Understood? So I want weight also and number of moles also. Okay, fine. Just we'll sort this thing out. ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम लोगों को जब ये केमिकल रिएक्शन देखा तुम लोगों ने, तो सबसे पहले क्या थॉट आया? अगर मैं अभी तुम्हारे साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ढूंढना है और फिर उसका रेशियो से बाकी ऑब्टेन करना है। एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले किस पे ध्यान दूंगा? इन पे ध्यान दूंगा। यस सर। ठीक है। तो ये मेरे सामने केमिकल रिएक्शन है और ये मेरे को बताता है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है। एग्री? यही बताएगा ये। यस सर। अच्छा, अब सुनो इस चीज को। सबसे पहले अगर ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं। एक बार बताओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 H2 मास मॉलिक्यूलर। ओह सॉरी 2। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो वेट कितना दे रखा है? 24। हाँ, तो कितना 24 नंबर ऑफ मोल्स आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 12 moles. I got 12 moles, right? I got 12 moles. ठीक है। तो सबसे पहले what I did, I calculated number of moles because number of moles से सारा रिलेशन आ जाता है। बिकॉज अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे, 12 है। करेक्ट? तो 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। एग्जैक्टली। अगर 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 12 मोल कितने मोल के साथ करेंगे? 4 moles. हाँ, तो कैसे किया तुमने? 3 12 मोल एक divided के by साथ 3. एग्जैक्टली 3 मोल एक के साथ किया तो एक 1/3 के साथ करेगा, तो 12 12/3। अंडरस्टूड? हाँ 4 आंसर सही है। उसके बाद कितने मोल्स अमोनिया बनेंगे? तुम एक बार बताओ। 8 तीन, हाँ वेरी गुड। 3 मोल 2 मोल बना रहे हैं, तो 1 मोल कितने मोल बनाएंगे? अगर 3 मोल 2 मोल बना रहा 2 by है तो 3. एक 2/3, 2/3 तो टोटल कितने मोल्स है? 12। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स 2 बनेंगे? by 3 12 into 12. एग्जैक्टली। तो कितना 8 आएगा आंसर? 8. 4 2 अंडरस्टूड 8. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ वेरी गुड, नाइस। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया? 7. 17 17. वेरी गुड, 17। कितने मोल बने अमोनिया के? 8. 8। तो कितना मास आया टोटल? 8 into 17. 7 into, सॉरी 8 into 17. 17। एग्री? कितना है? One 35. 135. नहीं 6 अरे 6. क्या One कर रहे हो? 6. Right. 126. Very good. Now tell me, how many moles of nitrogen are there? 4. 4. 4. So tell me, nitrogen molecular mass is how much? 28. 28. So overall weight of nitrogen will be 28 into 4. exactly 4 moles का 28 into कितना आएगा ये? 80 plus 36. 102. Obviously इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। 136 में से 24 माइनस कर देते। Sir. अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना? सर 112 है ना? So 112. वही तो भाई 112. तो लिखो ना, फिर मना किसने किया? अंडरस्टूड? अरे बाबा, इसमें से ये माइनस करोगे तो याद आएगा। करेक्ट? हाँ भावनाएं समझे? हाँ सर तो ये एक तरीका है। अंडरस्टूड? दिस इज द वन मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. सर हाँ बेटा बोलो, बेटा बोल। मुझे ये NH3 का मोल्स की कैसे निकाला मुझे समझा नहीं सर। यार एक बात बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है? 3 हाँ, सर। मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। करेक्ट? तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 2/3 वेरी गुड। तो 12 मोल हाइड्रोजन कितना बनाएंगे? 2/3 इंटू 12 एग्री? तो 12. कितना है? समझा? हाँ ओके वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। सुनो मेरी बात सुनो। इसको हटाऊं सॉल्यूशन को, अगर सॉल्यूशन लिख दिया तो। हाँ सर. Yes sir. यस सर. ठीक है, देखो मेरा ना मन नहीं है इस मेथड को यूज करने का, क्योंकि मेरे को ना कोई और मेथड से भी सॉल्व करना है। सपोज मेरे को कोई और मेथड ही यूज करना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन को N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया गैस। उसने बोला है कि 24 ग्राम हाइड्रोजन है। करेक्ट? मुझे इसका मास निकालना और इसका मास निकालना। कोई डाउट इसके अंदर? No sir. अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल कितना ग्राम? 28 grams. 28 grams. तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 grams. So 6 grams. 6 grams. 6 6 grams. ग्राम। तो 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। करेक्ट? Yes, Yes sir. sir. तो कितना बना रहा है? 17 into 2 कितना ग्राम हुआ? 34 grams. 34 grams. वेरी गुड। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास मास का। Yes, sir. Yes sir. हाँ अच्छा एक बात बताओ, अगर 6 ग्राम 34 के साथ कर रहा है तो 24 ग्राम कितने ग्राम के साथ करेगा? 6 ग्राम 34 बना रहा है तो 24 कितना बनाएगा?
24 into 34 over 6. हाँ 4 तो into कैसे किया 34/6 into 24 ये किया yes sir. 136. 6 ग्राम 34 तो 1 ग्राम 34/6 24 ग्राम 34/6 into 24 ये किया कितना है 136 हाँ 136. 136 डन हो गया हाँ 136 में 24 हटाओ 136 में 24 हटाओ 112 112 112. हो गया फिनिश 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 हो गया काम ये वाला ज्यादा इजी था So, but देखो Sir, देखो but दैट इस- डजंट मैटर अरे दैट इसमें डजंट अरे इसमें बेटा आपके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकले। एक बार बता कितना वेट है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है अच्छा अब निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, 2 सब हो जाएगा सब हो जाएगा सब हो जाएगा उससे कोई बड़ी बात नहीं ठीक है 3 ये है कि मेरे को ये पता होना चाहिए व्हाट इज वेट अ सेकंड ओके लिसन मेरे को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें ना सारे मेथड्स आते हैं तो जो सिंपल है जो टफ है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं मुझे ये पता है तुम्हें नंबर ऑफ मोल से भी सॉल्व करना चाहिए और तुम्हें वेट से भी सॉल्व करना आना चाहिए अंडरस्टूड सर Okay, यस sir. सर हाँ बोलना बेटा हाँ तो सर हम नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट से करेंगे ना हाँ ओके हाँ मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास नहीं है मॉलिक्यूलर मास है ना हाँ सर मॉलिक्यूलर वेट हाँ 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 चलो आई गेस समझ में आया सबको yes sir. हाँ सर हाँ यस सर मेरे को डाउट था बोल बेटा बोल होमवर्क सबमिट करने में बोल सर वो जो 4 लेक्चर है चारों का सबमिट करना है ना हाँ हाँ वेडनेसडे को आज एक यस मैं एक काम करता हूँ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ठीक है जो जो सबमिट करना है Yes. ताकि तुम्हें भी आसानी हो ठीक है ओके ओके सर थैंक यू चलो सर टेस्ट कितने मार्क्स का है यार देखो देयर विल बी 20 क्वेश्चंस एंड पीसफुल तो अभी हम बंद करें इसको सर पढ़ लो एक घर क्वेश्चन जाके। है हार्ड क्वेश्चन कितने हैं हाँ। कल के टेस्ट में अरे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं तुमने बहुत सब कुछ कर रखा है बहुत सिंपल है इट्स जस्ट दैट नोट्स ढंग से पढ़ना अपना दिमाग खुले रखना और ढंग से सोना और ताकि सुबह अच्छी तरह मार्क्स ले सको और मुझे ना वो चाहिए पूरे मार्क्स क्या चाहिए सर एक डाउट था सर हाँ हाँ सर मैंने मैटर वेव के लिए लैम्डा h by p और लैम्डा c by mu मैंने फोटोन के लिए h by p यूज कर चलेगा क्या अरे 1 सेकंड पीछे से कुछ आया आवाज बहुत तगड़ा तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को हाँ तो सर वो मैटर वेव था ना सर मैटर वेव ड्युअलिटी मैटर वेव में ना मैटर्स के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h by p तो सर वही मैंने अगर फोटोन के लिए यूज कर चलेगा अच्छा 1 सेकंड अगर फोटोन के लिए लिया तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे मास इनटू c हाँ तो मास का डिफाइन फोटोन का डिफाइन है क्या नहीं सर हाँ तो फिर यूज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो अगर पता हो तो तुम अगर अरे यार प्लीज ये कुछ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है ठीक है हाँ लिसन अगर तुम्हें फोटोन का मोमेंटम निकालना है तो ये इक्वेशन काम आ जाएगी लैम्डा पता होगा ना फोटोन का तो तुम मोमेंटम निकाल सकते हो मोमेंटम निकालने के लिए इक्वेशन बेटर है बट Okay. अगर तुम वेवलेंथ निकालोगे तो नहीं निकल पाएगा बिकॉज तुम्हें मोमेंटम पता ही नहीं है सो चल रब दिस नाउ समझ में आया तुम लोगों को यस सर yes sir. हाँ सर Hi sir. Thank you sir. अभी Thank you बाय so बाय much. Bye sir. बाय सर थैंक यू सर Bye, गुड bye, नाइट bye, सर Bye sir, thank you sir. या स्वीट ड्रीम सर अभी सुना रहे पूरे मार्क्स चाहिए मेरे को 20 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का +4 -1 है तो गलती करना न्यूमेरिकल भी है सब है ठीक है हाँ सब है थ्योरी न्यूमेरिकल सब है उसमें